अब स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो डिफरेंट वॉर थे कोल्ड वॉर के दौरान, कोल्ड वॉर कब से चला था 1945 से लेकर के 1991 तक, उसमें हमने चाहे वो क्यूबन क्राइसिस हो, वियतनाम क्राइसिस हो, अफगान वॉर हो, गल्फ क्राइसिस हो, इन सब वॉर और क्राइसिस के बारे में अच्छे से स्टडी करते हैं। ठीक है, ओके। अब इस वर्ल्ड हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक क्यूबन क्राइसिस के बारे में पढ़ना है, बट उससे पहले जैसे हम लोग हर बार थोड़ी सी क्वेश्चनिंग करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो बात आगे बढ़ेंगे। तो बताओ, ये जो छोटू सा देश यहाँ पर हमें दिखाई देगा, इसे हम क्या कहेंगे? कोरिया। कोरियन क्राइसिस कब से कब तक था? उन्नीस सौ पचास से 1950 से 53। कोरिया के बाद अगर हम बात करते हैं वियतनाम, ठीक है, कोरिया के बाद अगर हम बात करें वियतनाम, तो वियतनाम क्राइसिस कब से कब तक था? वियतनाम कब से? 55 से 75। ठीक है, 55 से 75। क्या वियतनाम वार में रसिया जीता था या यूएसए जीता था? कोई भी नहीं जीता था, वियतनाम के लोग जीते। ओके। उसके बाद अगर हम अफगान की बात करते हैं, अफगानिस्तान की, तो अफगान में रसिया या यूएसएसआर कब एंट्री लिया और कब एग्जिट किया? डेट डेट डेट। यूएसएसआर की बात कर रहा हूँ, नॉट यूएसए। 1978 में। और ये जाता कब से है यहाँ से? 1988 में। और यूएसए कब यहाँ एंट्री लेता है? 2001 में। और जाता कब है? 2021 में। ठीक है, 2021 में। ओके। अगर मैं कहूं कि इराक ने ईरान पर कब अटैक किया था? 1980 में। और ये कब तक चला था इसका वॉर? 88 तक। 88 तक। उसके बाद 1991 में ईरान ने किस पर अटैक किया? कुवैत पर। कुवैत पर, है ना? तो एक महीने तक चला था, 28 फरवरी 1991 तक वॉर चला था, जिसमें इराक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था यूएसए और 35 अदर कंट्रीज के जरिए। यानी इसे हमने गल्फ क्राइसिस का नाम दिया। ठीक है, गल्फ। ये टर्मिनोलॉजीज और ये डेट याद रखें। क्लियर? अब समझते हैं हम लोग क्यूबन क्राइसिस के बारे में। क्यूबन क्राइसिस के बारे में ध्यान से सुनना। देखो, थोड़ा सा मैं ये इधर समझाता हूँ। जैसे ये है हमारा यूएसएसआर और ये नीचे है चाइना। ठीक है, एक बार ऐसा हुआ कि यूएसएसआर और चाइना के बीच में ना कन्फ्लिक्ट हो गई थी, लेकिन ये कन्फ्लिक्ट लार्ज स्केल पर नहीं हुआ, क्योंकि दोनों ही कम्युनिस्ट कंट्री थे। तो चाइना की जो पॉलिसी रही है वो एक्सपेंशन करने की पॉलिसी रही है, कि वो हर तरफ कब्जा करता है, चाहे वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अपने चारों तरफ एक कब्जाते रहता है। और इसी कब्जे को लेकर के यूएसएसआर और चाइना में भिड़ंत हुई थी, और यूएसएसआर चाइना की पॉलिसी को अच्छी तरीके से समझ चुका था। इसलिए इन दोनों ने आपस में एक पैक्ट किया कि हम लोग कभी भी एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करेंगे, और जब भी इन दोनों में से कोई कंट्री किसी मैटर में पहले आ गया रहेगा, दूसरा वहां पर एंट्री नहीं मारेगा। ठीक है, जैसे मान लो अफ्रीका का कोई देश है, यहाँ पर जो है यूएसए एंट्री मार चुका है, तो क्या यहाँ के मैटर में कभी चाइना एंट्री मारेगा? नहीं मारेगा। या मान लो कि यहाँ इस वाले रीजन में चाइना एंट्री मार लिया है, तो क्या कभी यूएसए यहाँ पर एंट्री मारेगा? नहीं। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में क्या हो गया? पैक्ट हो गया था। क्या पैक्ट हुआ था? कि हम दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करेंगे, और दूसरा चीज, जब भी कभी
दोनों में से कोई एक किसी तीसरे मैटर पर अगर आया रहेगा तो दूसरा पर्सन वहां पर इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अब इसको समझने के लिए और कैसे समझ सकते हैं, जैसे चाइना का या हम कहें पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त इस वक्त कौन है? चाइना। ठीक है, पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त चाइना है। लेकिन और खाली इस वक्त ही नहीं, पहले से ही चाइना इसका दोस्त रहा है। जब 1971 में हमने पाकिस्तान पर अटैक करके उसका ये बांग्लादेश वाला एरिया लिबरेट करवाया, क्या चाइना यहाँ पर आया? नहीं। क्यों? क्यों? यूएसए यूएसएसआर ऑलरेडी एंट्री मार चुका था। इंदिरा गांधी यूएसएसआर के पास जाकर के सारी स्टोरी समझा चुकी थी। ठीक है, तो जब भी यूएसएसआर एंट्री मारेगा तो चाइना एंट्री नहीं मारेगा, और जब भी चाइना एंट्री मारेगा तो यूएसएसआर एंट्री नहीं मारेगा। नहीं मारेगा। इतना क्लियर है? ओके ओके। अब देखो, अब ये जो यूएसएसआर था और यहाँ यूएसए, ये यूएसए 1962 तक यूएसएसआर ना बहुत ही ताकतवर हो चुका था। 1962 तक यूएसएसआर बहुत ही ताकतवर हो चुका था। तो इसकी हर एक मूवमेंट पर नजर रखने के लिए यूएसए ने टर्की में अपना एक सैन्य अड्डा बना लिया। क्या बना लिया? मिलिट्री बेस। अब जब यहाँ पर मिलिट्री बेस बनाया तो इसका यूएसए के नीचे वाला ये जो रीजन है, ये सेंट्रल अमेरिका वाले, इसमें एक कंट्री है क्यूबा। ठीक है, क्यूबा दिखाता हूं यहाँ पे, ये देखो, ये है क्यूबा। ठीक है, क्यूबा का यूएसए के साथ जमता नहीं था, तो रसिया ने अपना नेवल बेस और आर्मी बेस कहाँ बना लिया? क्यूबा में। ठीक है, रसियन मिलिट्री बेस यूएसए ने कहा बनाया था? टर्की में। यहाँ पर किसका है? यूएसए मिलिट्री बेस। जब इस बात को देखा रसिया ने कि यूएसए मेरे सामने आकर के, यहाँ तक तो पूरा रसिया ही है ना, रसिया के सामने आकर के यूएसए खड़ा हो गया है, मिलिट्री बेस बना रहा है, तो रसिया बोला ठीक है मैं भी बनाऊंगा। इसने क्यूबा में अपना मिलिट्री बेस बना लिया, वहां पर अपने आर्मी और नेवी को डिप्लॉय कर दिया था। उसके बाद ये जो यूएसए है, यूएसए की कुछ नेवी ना नीचे गश्त लगा रही थी रसिया के बारे में पता करने के लिए, और नीचे जाते जाते ये लोग यहाँ पर एक चट्टान से ना टकरा जाती हैं, और जैसे ही चट्टान से टकराती हैं रसिया को पता चल जाता है, और रसिया इस बात से भड़क जाता है, कहता है तुम्हारी नेवी हमारी टेरिटरी में अंदर आकर के क्या कर रही थी, अब हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। और रसिया ने आदेश दे दिया अपने यहाँ क्यूबा में जो मिलिट्री बेस थी, यूएसए को चारों तरफ से सबमरीन के साथ घेर लो, यहाँ पर अटैक करने की पूरी तैयारी कर लो। समझ में आया? अब रसियन सारी सबमरीन अंदर ही अंदर ये पूरे जो यूएसए कोस्ट थी उसको घेर चुकी थी, उसको पूरी तरीके से घेर चुकी थी। और इस बात की भनक यूएसए को थी ही नहीं। यूएसए की जो नेवी थी वो ऊपर ना एक एक्सरसाइज कर रही थी, जैसे मान लो नीचे सबमरीन है ये, ठीक है, और ऊपर जो है जहाजें आपस में एक्सरसाइज कर रही हैं। वो लोग एक्सरसाइज क्या कर रहे थे? वो लोग ये चेक कर रहे थे कि अगर कोई समुद्र के नीचे कोई सबमरीन है तो उसको हम कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे। तो इसका एक ही तरीका है कि तुम ऊपर से बम फेंको और वो नीचे जाकर के ब्लास्ट करे, और नीचे जब ब्लास्ट करेगा तो एक बड़ी हलचल होगी जिसकी वजह से सबमरीन, देखो सबमरीन ऑलरेडी पानी के नीचे है, उसके ऊपर पानी का प्रेशर है, और अगर उस पानी के प्रेशर में कोई बड़ा हलचल होगा, उस हलचल से वो सबमरीन हिल डुल जाएगी, और जब हिल डुल जाएगी पूरी तरीके से तो हो सकता है कि सबमरीन टूट जाए, ब्रेक हो जाए, उस पर प्रेशर और अधिक पड़ जाए, या सबमरीन उल्टी हो जाए और वो अंदर ही सिंक हो जाए। ठीक है, इस प्रोसेस को कहा जाता था डेप्थ चार्जर। समझ में? डेप्थ चार्जर। और इन लोगों ने यही प्रैक्टिस किया, अंदर अपना एक बम गिराया और वो बम एकदम इसके करीब से जाकर के गुजरा था रसियन सबमरीन के, और उस रसियन सबमरीन में
न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर वॉर हेड लगे हुए थे, मिसाइल थे, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर मिसाइल भरे हुए थे। और वो न्यूक्लियर मिसाइल जो जापान पर अमेरिका ने गिराया था ना, समझ लो जापान का अगर कंपैरिजन करेंगे तो जापान का न्यूक्लियर मिसाइल इस रसिया के न्यूक्लियर मिसाइल का 0.01% था। सोचो, मतलब कि यहाँ पर रशियन सबमरीन में कितना अधिक न्यूक्लियर मिसाइल रखा गया होगा, है ना। अब इसी बात को देख करके यहाँ नीचे 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 पूरी की पूरी सेना तैनात होगी। रसिया ने कहा मार दो, रसिया ने कहा मिसाइल चला दो। अब सोचो, जब ये मिसाइल यहाँ से चलाते हैं, ठीक है, यहाँ से मिसाइल चलाते हैं तो पूरा यूएसए कवर हो जाता था, इसमें पूरा यूएसए डिस्ट्रॉय हो जाता, पूरा यूएसए डिस्ट्रॉय हो जाता। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को देखते हुए न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च करने की जो परमिशन थी ना, वो दो लोगों के पास रखी गई। मतलब एक तो जो नेवी का हेड रहेगा उसके पास, और एक और पर्सन रहेगा जिसे हम लोग सेक्शन 2IC या सेकेंड इंचार्ज कह सकते हैं। सेकेंड इंचार्ज कि भाई पहले मेजर ऑफिसर के बाद दूसरा एक मेजर ऑफिसर उसके पास रहेगी। तो पहले मेजर ऑफिसर ने तो लॉक कर दिया, बोला हाँ ठीक है मार दो। लेकिन जो दूसरा नंबर का था वो रुक गया, उसने जो है आदेश नहीं दिया। अब देखो यहाँ पूरी दुनिया कहाँ बिजी है कि अब न्यूक्लियर वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर चालू हो जाएगी, थर्ड वर्ल्ड वॉर चालू हो जाएगी, थर्ड वर्ल्ड वॉर चालू हो जाएगी। और इसी का फायदा उठाया किसने? चाइना ने। और चाइना घुस गया अक्साई चीन में। इंडियन जो चीन वाला ये वाला एरिया है इधर वाला, उसने अटैक कर दिया 1962 में, यहाँ अटैक कर दिया और ये एरिया कब्जा लिया, समझा। तो जब भी दुनिया में कोई बड़ा इवेंट होने वाला रहता है जहां पर पूरी दुनिया बिजी रहती है, चाइना इसी का फायदा उठाता है, वो कहीं न कहीं अटैक कर देता है। जैसे जब चाइना के ऊपर प्रेशर डाला गया इस बार इसका कोरोना का साले ने उस चीज को टैकल करने के लिए गलवान में घुस गया, ये गलवान में घुस गया। अब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे जब यहाँ रसिया और यूक्रेन में पूरी दुनिया बिजी है, ये पूरी प्लानिंग कर चुका था कि ताइवान को कब्जा लेगा, ये ताइवान को कब्जा लेगा। बस खाली समस्या ये थी, ये जो रसिया और यूक्रेन का वॉर है ना, बहुत लंबा चल गया। अगर एक हफ्ता एक महीने के अंदर कुछ हो गया रहता वारा न्यारा, तब ये ना ताइवान पर अटैक कर चुका रहता अब तक, कोई रोकने वाली बात नहीं। क्योंकि एक बार अगर यहाँ यूएसए चाहे न्यूक्लियर बम मार देता या कुछ मार देता, पूरी दुनिया का ध्यान सिर्फ यूक्रेन और रसिया को सुलझाने में चला जाता, और यहाँ पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ ये चाइना किसको कब्जा लेता? ताइवान को कब्जा लेता। लेकिन वॉर लंबा गया और इसकी वजह से इसका प्लान ये फेल हो गया। ये अभी ऑब्जर्व कर रहा था जब यूएसए किसी दूसरे देश को इन्वेड कर रहा है तो उसके ऊपर क्या क्या सैंक्शन लग रहे हैं, कैसे कैसे प्रतिबंध लग रहे हैं, इन सब चीजों को ये ऑब्जर्व करता रहा, जिसकी वजह से ये आने वाले फ्यूचर की प्लानिंग कर सके। जैसे जब मैं ताइवान को वो करूंगा, इन्वेड करूंगा, तो मुझे स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया जाएगा, तब मैं ट्रेड कैसे करूंगा, समझा क्या। तो ये सारी की सारी चीजों को इसने ऑब्जर्व किया और प्लानिंग किया हुआ है ताइवान को अटैक करने का। इसलिए ताइवान को एक देश का दर्जा देने के लिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग यूएसए की जो चांसलर गई थी वहां पर, ठीक है, वो गई थी यहाँ। अभी वो बीच में न्यूज चल ही रहा था कि उसको लेकर के ये चीन ने कितना हंगामा किया था, कहा था कि हम उनके विमान को, वो लियोसी थी, क्या नाम था, लियोसी नाम था ना कुछ, हाँ तो लियोसी कुछ नाम था, जो नाम मुझे नहीं था। कि चाइना ने धमकी दिया था कि मैं उनके प्लेन को वहीं पर उड़ा दूंगा, लेकिन फिर भी वो वहां पर गई, वहाँ ताइवान के लोगों से मिली, और फिर हमने देखा कि ये जो चाइना था ताइवान के आसपास के एरिया में मिलिट्री एक्सरसाइज करने लगा, बम फोड़ने लगा मिसाइल मारने, है? तो एक पूरी तरीके से कहते हैं ना, एक टेंशन क्रिएट कर चुका था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूएसए की एंट्री हो गई थी, और जब कभी भी इस कम्युनिस्ट देशों में यूएसए की एंट्री होती है तब ये लोग लग जाते हैं, ठीक है। और इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए इसको, भारत को, जब कभी भी ऐसा हो, अगर ये चाइना इधर एंट्री मारे ताइवान की तरफ, हमें इधर अटैक कर देना चाहिए, अपना अक्साई चीन पीओके सब क्लियर कर लेना चाहिए उसी टाइम में।
क्योंकि ताइवान के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो टू फ्रंट वॉर को झेल सके। अरे सॉरी, चाइना के पास, ठीक है, चाइना के पास। पाकिस्तान को मारना हमारे बाएं हाथ का खेल है, पाकिस्तान टिक पाएगा नहीं, 2-3 झापड़ मारेंगे भाग जाएगा वैसे ही डरा के, ठीक है। जो भी रह गया वो खाली चाइना का ही है, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी, वेपन, आर्मी है, सब कुछ। लेकिन जैसे ये यहाँ पर ताइवान पे अटैक करेगा, वो अच्छा मौका रहेगा कि हम लोग अपना पीओके और अक्साई चीन वाला जो एरिया है उसको वापस लेकर के आ जाए, ठीक है। तो इतना समझ में आया। ये क्यूबन क्राइसिस किस वजह से हुई थी? सिर्फ एक दूसरे की लड़ाई की वजह से। मतलब कि जैसे हम लोग कोल्ड वॉर देखा, कोल्ड वॉर में भी दो लोगों की लड़ाई में मारा कोई और गया है, ठीक है। और यहाँ पर क्यूबन क्राइसिस में भी दो लोगों की लड़ाई है, यहाँ पर पिसा रहा था क्यूबा। क्यूबा में जो है आया रसिया और टर्की में गया था यूएसए, और ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होते होते रह गया। इन्हें क्लियर समझ में आया क्या? कोई पूछेगा कि क्यूबन क्राइसिस क्या है तो एक्सप्लेन कर सकती है, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो पूरी तरीके से खत्म होता है। आज के लिए इतना रखें, बाकी स्टोरी हम नए लेक्चर के साथ नए टाइम पे शुरू